वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे और ये हिस्ट्री की 12वीं क्लास है। इससे पहले जो क्लासेस आई हैं, अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देखिए। इसके अलावा इस चैनल पर पॉलिटी और बायोलॉजी कंप्लीट की जा चुकी है, तो आप लोग उसको भी देखिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर 1885 से 1905 तक, दूसरा 1905 से 1919 तक, और यहाँ पर तीसरा है 1919 से 1947 तक। जो पहला चरण है 1885 से 1905 तक, ये उदारवादी चरण इसको कहते हैं। यहाँ पर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और यहाँ पर उदारवादी चरण है। दूसरे में यहाँ पर उग्रवादी हैं और तीसरा चरण जो है वो गांधीवादी चरण है। जो उदारवादी जो लोग थे, ये अंग्रेजों से एप्लीकेशन, याचना और डेलीगेशन, यहाँ पर इस पे इनकी मतलब जो कार्य करते थे, इसके माध्यम से ये लोग अंग्रेजों से याचना करते थे। इसीलिए उग्रवादी इनको भिक्षावृत्ति कहते थे। उदारवादियों को यहाँ पर उग्रवादी भिक्षावृत्ति कहते थे। 1905 में बंगाल का विभाजन भी होता है, आप लोगों को पता ही होगा, पिछली वीडियो में हमने कवर भी किया है। यहाँ पर जो उदारवादी नेता हैं, इसमें ये लोग ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास रखते थे। यहाँ पर जो प्रमुख नेता हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, रासबिहारी घोष यहाँ पर प्रमुख नेता हैं। सूरत 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, उसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं उग्रवादियों की। उग्रवादियों में प्रमुख थे लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय यहाँ पर प्रमुख थे। अरविंद घोष भी यहाँ पर थे। जो उग्रवादी नेता हैं, ये लोग, इनका साधन जो था अंग्रेजों से, ये लोग जैसे बातचीत करते थे, उनका जो साधन है ये है स्वराज, स्वदेशी की मांग ये लोग करते थे उग्रवादी। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा इनके साधन थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। नोट करने वाली बात यहाँ पर है कि जो स्वराज और स्वदेशी है, यह साधन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सामने आया था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1886 में, 1893 में और 1906 में ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार स्वराज की मांग की थी। पहली बार मांग स्वराज की दादा भाई नौरोजी ने की थी। और जो गांधीवादी चरण है, इसमें गांधी जी के जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, उनको आगे भी डिटेल से हर चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। आगे भी इसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है, ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन को यहाँ पर इसकी घोषणा कर्जन ने किया था। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा की जाती है और बंगाल विभाजन को लागू 16 अक्टूबर 1905 को किया जाता है। बंगाल विभाजन को लागू किया जाता है। जो बंगाल का विभाजन है, ये कर्जन इसलिए करना चाहता था क्योंकि यहाँ पर मुख्य कारण जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता को ये तोड़ना चाहते थे। और उसके बाद ये लोग सोचते थे कि हम यहाँ पर राज्य करेंगे। हिंदू मुस्लिम पहले जो थे वो एक साथ अच्छे से रहते थे बंगाल में, और कर्जन सोचता था कि इनको अलग कर दो तो हम लोग यहाँ पे आराम से राज कर पाएंगे। तो इन्होंने बंगाल विभाजन को लागू किया। इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर शुरू होता है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था, तो ये स्वदेशी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया है। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में शुरू किया गया था और यहीं पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके इसका यहाँ पर जो आंदोलन है ये स्वदेशी शुरू किया गया। और 7 अगस्त को ही हम लोग हस्तशिल्प दिवस इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। यहाँ पर सुझाव आए थे। पहली बार कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका में यहाँ पर इसका सुझाव स्वदेशी का दिया था। अश्विनी कुमार ने स्वदेशी बंधु समिति का यहाँ पर गठन किया। जो स्वदेशी है, इसका सुझाव पहली बार कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका में दिया था। इसके अलावा अश्विनी कुमार ने स्वदेशी बंधु समिति का गठन किया। आगे देखते हैं।
प्रस्ताव जो है स्वदेशी का, इसको पारित बनारस अधिवेशन 1905 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 16 अक्टूबर को बंगाल का जिस दिन विभाजन हुआ उस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी भी बांधी थी। 1911 में दिल्ली दरबार यहाँ पर लगाया गया और दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में लगाया गया था और इसी के उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया को भी बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, आप लोग इंडिया गेट से इसको कंफ्यूज ना करें। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। जॉर्ज पंचम की यात्रा यहाँ पर होती है, दिल्ली दरबार लगता है और वायसराय उस समय हार्डिंग सेकेंड था और इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली 1912 में हस्तांतरित कर दिया था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर एंड्रयू फ्रेजर था। एंड्रयू फ्रेजर वही व्यक्ति है जिसने पुलिस रिफॉर्म का जो आयोग बना था उसका ये अध्यक्ष था। फ्रेजर आयोग पुलिस रिफॉर्म के लिए बना था। होम रूल लीग मूवमेंट की बात करें तो ये मूलतः आयरलैंड में शुरू हुआ था, उसके बाद ये भारत में भी शुरू होता है। भारत में 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत होती है और बाल गंगाधर तिलक इसकी शुरुआत करते हैं। इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना बेलगाम में किया था और जिसका मुख्यालय पुणे में इन्होंने बनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी और गणेश महोत्सव मनाने की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा एक और होम रूल लीग मूवमेंट है जिसको एनी बेसेंट ने शुरू किया था। इन्होंने आरडीआर मद्रास में इसको शुरू किया था और यहीं पर इसका मुख्यालय भी बनाया था। आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में होता है। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने यहाँ पर बुलाया था और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। यहाँ पर जो चंपारण है यहाँ पर विरोध जो था वो तिनकठिया प्रथा का था, जिसके तहत किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और इसी का किसान विरोध करते थे, क्योंकि अगर 3/20 भाग पर वो नील की खेती करेंगे तो उनको अन्न खाने के लिए कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा जो तिनकठिया प्रथा है, जब ये गांधी जी ने यहाँ पर विरोध किया तो गांधी जी को यहाँ पर सफलता मिली, तो उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में होता है। यहाँ पर जो विवाद था वो प्लेग बोनस को लेकर था और ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल भी यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन है यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। उसके बाद आता है खेड़ा किसान आंदोलन 1918 का। यहाँ पर अकाल पड़ा था, भू राजस्व के खिलाफ ये आंदोलन था। खेड़ा किसान आंदोलन भू राजस्व के खिलाफ था। अंग्रेज यहाँ पर ज़्यादा राजस्व मांग रहे थे, लेकिन किसानों के पास यहाँ पर अकाल पड़ा था तो राजस्व वहाँ पर खेती अच्छे से हुई नहीं, तो वो राजस्व यहाँ पर कैसे देते हैं। तो इसी के यहाँ पर विरोध करने के लिए गांधी जी को यहाँ पर बुलाया गया और विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने यहाँ पर मिलकर विरोध किया और ये आंदोलन सफल रहा। बाद में यहाँ पर भू राजस्व जो कर था उसमें कमी की गई थी। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट 1919 में आया था और यहाँ पर इसको लाने वाले थे सिडनी रॉलेट, यहाँ पर इसको लाए थे। इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है। इसी को ही काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट का विरोध सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने किया और इनको बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके विरोध में अमृतसर में यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है और जलियांवाला बाग में यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। इसी के बाद आप लोग देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अब हम देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। यहाँ पर लोग जो हैं ये जो रॉलेट एक्ट था इसका विरोध कर रहे थे और वहाँ पर एक सभा बुलाई गई थी और ये जो बाग है इसके अंदर यहाँ पर जो जनरल डायर था इसने गोली चलाने का आदेश दे दिया और यहाँ पर बहुत से निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। आंकड़े तो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों के हिसाब से कम लोग मारे गए हैं। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है।
शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था और डायर को निर्दोष करार दे दिया गया था। इसको सिर्फ सस्पेंड किया गया था। बाद में जब ये इंग्लैंड गया तो इसको वहाँ पर इंग्लैंड का राजा यहाँ पर इसको घोषित किया गया, शेर घोषित किया गया था इसको, और इसको एक तलवार भी भेंट की गई थी और इसको बिल्कुल यहाँ पर निर्दोष घोषित किया गया था। 1940 में इसी का बदला लेने के लिए शहीद सरदार उधम सिंह लंदन गए और इन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। यहाँ पर जो डायर था ये दूसरा था, लेकिन उन्होंने हत्या जो की थी वो दूसरा था, उसका नाम माइकल ओ डायर था। आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। जो खिलाफत आंदोलन है ये मुख्यतः पहला विश्व युद्ध चल रहा था इस टाइम पर, और तुर्की में मुसलमानों का सर्वोच्च पद खलीफा को है अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और इसको शुरू अली बंधुओं ने किया था। यहाँ पर 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भी मनाया गया। यहाँ पर गांधी जी ने यहाँ पर मौका देखा और इसमें ये शामिल हो गए। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया और इसी का मौका देखते हुए इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन को भी शुरू किया था। बाद में जो ये आंदोलन है ये तब समाप्त हो गया जब तुर्की के कलाम पाशा के द्वारा खलीफा पद का ही अंत कर दिया गया। तो ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया, क्योंकि इसी के लिए विरोध था कि खलीफा पद जो है ये समाप्त कैसे हुआ। तो बाद में तुर्की ही जब इसको समाप्त कर देता है तो आंदोलन करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन इसी के बाद गांधी जी शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक ये चलता है। यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है ये सितंबर 1920 को विशेष अधिवेशन जो कि कलकत्ता में होता है, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है। यहाँ पर इसका प्रस्ताव पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद 1920 में अगले महीने में नागपुर में वी राघवाचारी की अध्यक्षता में यहाँ पर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है और गांधी जी यहाँ पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो जाता है और गांधी जी यहाँ पर मौका देखते हैं कि आंदोलन चलाना है तो पैसे भी चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर तिलक के नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की और यहाँ पर बहुत से रुपए जमा हुए। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि यहाँ पर त्याग दी थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में होती है और यहाँ पर थाने में आग लगा दी जाती है और थाने में बहुत से पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसी को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। इन्होंने 2 साल तक इस आंदोलन को चलाया, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं और गांधी जी उस समय बारदोली में थे और यहाँ पर वायसराय जेम्स फोर्ड था। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो ये 1928 में गुजरात में हुआ था। यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। यहाँ पर अकाल में कर में 30% वृद्धि यहाँ पर अंग्रेजों ने कर दिया था और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका सफलतापूर्वक विरोध किया और उसके बाद में कर में 6% यहाँ पर अंग्रेजों को करना पड़ा, जिससे यहाँ पर यह आंदोलन सफल रहा और वहाँ की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। आगे देखते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर 11 सूत्री मांग को पेश किया। उन मांगों में प्रमुख थीं नमक कर समाप्त करना, बंदियों को रिहा करो, शराब बैन, भू राजस्व को 50% कम करना। तो गांधी जी की ऐसी मांगे थी कि अंग्रेज इसको मानने वाले ही नहीं थे, तो इन्होंने मौका देखा और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। गांधी जी यहाँ पर जब ये आंदोलन अस्वीकार हो जाती हैं तो कहते हैं, मैंने घुटनों के बल रोटी मांगी लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले। गांधी जी ऐसा कहते हैं और उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरोध में शुरू होता है और ये दांडी यात्रा यहाँ पर शुरुआत होती है। इसका प्रारंभ किया जाता है साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ यहाँ पर चलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं और कहते हैं नमक पर सभी का अधिकार है। इस आंदोलन के माध्यम से जो
आदमी हैं भारत में, ये सभी इससे जुड़ते हैं, महिलाएं, बच्चे। ये नमक जो है ये हर घर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर गांधी जी ऐसा विषय लेते हैं कि जो सबको छू रहा हो, तो यहाँ पर सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं और गांधी जी यहाँ पर जो है दांडी यात्रा शुरू करने के बाद इसको तोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की जो यहाँ पर कंपैरिजन है, इसको दांडी मार्च को नेपोलियन की पेरिस मार्च से कंपेयर किया और मुसोलिनी की रोम मार्च, यहाँ पर इसको कहा था दांडी यात्रा को। और इसी के साथ जो दांडी यात्रा जब चल रही थी तो यहाँ पर पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहा था। यहाँ पर जो है वेस्ट में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर, यहाँ पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया। अब खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। और यहाँ पर धरसाना में सरोजिनी नायडू ने यहाँ पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने तिरुचिरापल्ली से यहाँ पर यात्रा शुरू की और वेदरायनम में यहाँ पर इन्होंने यात्रा को ख़त्म किया और इन्होंने भी नमक्कर को तोड़ा। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर नागालैंड में जदो नाग नेतृत्व कर रहे थे और इनकी बहन जो हैं गाइडेल्यू, इनको जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि बाद में दिया था। तो जो असहयोग आंदोलन है ये पूरे भारत में चल रहा था और अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इसका, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये अलग अलग चल रहा था, इसको बहुत से लोग अलग अलग लीड कर रहे थे। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसकी मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया था और नमक्कर यहाँ पर एंड हो जाता है। कांग्रेस इसको, जो गांधी इरविन समझौता है उसके बाद कांग्रेस अप्रूवल देती है कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पर कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी और 1932 में गांधी जी यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और अगली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट नारे, पत्रिकाएं और पुस्तकें जो इन लोगों ने दिया है और कुछ चर्चित व्यक्ति जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको भी कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।